हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the Executive Director India at IMF? IMF में कार्यकारी निदेशक भारत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आपको जानना चाहिए, इंडिया के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। 1 नवंबर 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा 3 साल तक के लिए। आपको बता दें, दिसंबर 2018 में इन्हें भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया था। आपको जानना चाहिए, फिलहाल जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भारत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका नाम सुरजीत एस भल्ला है। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 को खत्म हो रहा है। इनको साल 2019 में भारत का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था IMF में। अगर हम फिर से बात करें कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की, तो ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में प्रोफेसर हैं और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहते हुए 2018 से 2021 के बीच इन्होंने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़, कई सारी क्रूशियल पॉलिसीज़ इन्होंने फॉर्मुलेट की कोविड क्राइसिस के कारण, जिनके कारण इन्हें काफ़ी सराहना भी मिली है। व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अगस्त 29। आपको जानना चाहिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे ये भारत में 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले साल 2012 में ये डे सेलिब्रेट किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का नाम आप सभी जानते हैं। हॉकी में इनका वही नाम है जो फुटबॉल में पेले का है और क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। आपको जानना चाहिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था और भारत के जो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल की हैट्रिक है उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। 1928 में गोल्ड मेडल जीता, 1932 में जीता और 1936 में भी जीता। उसमें मेजर ध्यानचंद का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। आपको जानना चाहिए, साल 1936 में इन्हें इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था। Who received the 2022 फेलिक्स हॉफोर्ड बोइगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार या पीस प्राइज? पूछ रहे हैं कि 2022 का फेलिक्स हॉफोर्ड बोइगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एंजेला मेर्केल। तो देखिए, फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्केल, तो इन्हें 2022 का फेलिक्स हॉफोर्ड बोइगनी यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है? जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका अपने देश में स्वागत करने के लिए। आपको बता दें, 2015 में इन्होंने अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया से जो रिफ्यूजीज़ थे उनके लिए जर्मनी के द्वार खोल दिए थे। तो ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें, जो प्राइज़ है ये आइवरी कोस्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। 16 साल ये ऑफिस में रही, यानी कि इस पद पर रही, और साल 2021 में इन्होंने इस पोजीशन को छोड़ दिया। बात कर रहे हैं हम एंजेला मेर्केल की। इस प्राइज़ की स्थापना 1989 में की गई थी। ये प्राइज़ किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बॉडी को दिया जाता है जिसने शांति स्थापना की ओर अपना कार्य किया है, उसके प्रमोशन, उसकी सेफ गार्डिंग के लिए काम किया हो। ये जो प्राइज़ है इसमें गोल्ड मेडल मिलता है और 1,50,000 US डॉलर का चेक भी इसमें दिया जाता है।
हाल ही में हमने इसी तरह का एक अवार्ड देखा कि लिबर्टी मेडल ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को दिया जाएगा। नेम द इंडियन जुडोका हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। उस भारतीय जुडोका का नाम बताइए जिसने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लिंथोई चनम्बम। देखिए इंडियन जुडोका है लिंथोई चनम्बम, ये मणिपुर से आती हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सराजीवो में हुई है, यहाँ पर भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल जीता है। अब तक का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारत ने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी मेडल इस तरह का नहीं जीता है। आपको बता दें इन्होंने ब्राज़ील की बियांका रेस को हराया है वीमेंस की 57 kg कैटेगरी में। आपको ये भी जानना चाहिए किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो कैडेट हो, जूनियर हो या फिर सीनियर लेवल का हो, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। जुलाई में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2022 में। What was the distance of the throw that resulted in Neeraj Chopra becoming the first Indian to win the Diamond League meeting title? उस थ्रो की दूरी कितनी थी जिसके कारण नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीटिंग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 89.08 मीटर। देखिए ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इन्होंने फिर से इतिहास रचा है और ये डायमंड लीग मीटिंग टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। कहाँ पर हुआ ये इवेंट? ये लुज़ेन में ये इवेंट हुआ है। आपको जानना चाहिए 2023 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके लिए भी ये क्वालिफाई कर चुके हैं और ये जो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की जाएगी। 24 साल के नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर का जो थ्रो फेंका अपने पहले ही अटैम्प्ट में, उसी ने इनकी जीत सुनिश्चित कर दी थी। आपको जानना चाहिए ये हरियाणा के पानीपत के कांड्रा विलेज से बिलोंग करते हैं। चोपड़ा से पहले विकास गौड़ा ये अब तक इकलौते भारतीय थे जिन्होंने टॉप 3 में डायमंड लीग मीटिंग में अपनी जगह बनाई। हालांकि ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, यानी कि पहली पोजीशन पर नहीं रह पाए थे विकास गौड़ा। द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी कमीशन्ड ऑन September 2। व्हाट इज द कैरियर कॉल्ड? देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत 2 सितंबर को कमीशन किया जाएगा। इस वाहक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, विक्रांत। ये तो आप सभी जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को विक्रांत, ये जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको कमीशन करेंगे, इसको नौसेना में शामिल करेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि भारत केवल 6th ऐसी कंट्री है जिसके पास इंडिजियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया और फ्रांस के पास स्वदेश रूप से बने हुए एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। विक्रांत की अगर हम बात करें, इसको भारतीय नेवी के जो भारतीय नौसेना के जो वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो है इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। 76% जो हिस्सा है इस शिप का वो इंडिजियसली बना हुआ है और 260 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर्स वाइड है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। 2200 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। आपको जानना चाहिए विक्रांत में 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगाई गई हैं और इसको AK-630 रोटरी कैनन्स के साथ भी लोड किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इसमें कवच एंटी मिसाइल नवल डेकॉय सिस्टम भी है जो कि लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करने में यूज़ किया जाता है। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अगस्त 29। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 2 दिसंबर 2009 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 64th सेशन में ये डे इस्टेब्लिश किया गया था और ये रिजोल्यूशन किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? कजाकिस्तान के द्वारा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो उसका रिजोल्यूशन किस देश द्वारा शुरू किया गया? आंसर होगा कजाकिस्तान। तो क्योंकि कजाकिस्तान में जो सेमी प्लाटोनिक्स न्यूक्लियर टेस्ट साइट है तो इसकी क्लोजिंग को 18 साल पूरे हो गए थे
तो उसी के उपलक्ष्य में ये डे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। आपको जानना चाहिए एक और ट्रीटी के बारे में जो कि न्यूक्लियर टेस्ट को जो है से संबंधित है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये साल 1996 में इस्टेब्लिश की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। Which Indian badminton pair won the bronze medal in the men's doubles competition of the BWF World Championships in Tokyo, जापान? जापान के टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप की पुरुष युगल प्रतियोगिता में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो आपको जानना चाहिए वर्ड नंबर 7 इंडियन पेयर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने जापान के टोक्यो में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस डबल्स कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें सेमीफाइनल में मलेशिया के एरोन चिया और सो वुई यिक से हार गए। बाकी अगर हम रिजल्ट देखें इस इवेंट में तो मेंस सिंगल्स टाइटल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। विमेन सिंगल्स जापान की अकेन यामागुची ने जीता। मेंस डबल्स मलेशिया के ही इन्होंने जीता है जिन्होंने भारत की जोड़ी को हराया, हेरोन एंड शो ने। विमेंस डबल्स टाइटल चाइना की चेन क्विंग चेन और जिया यिफान ने जीता। और मिक्स डबल्स ये भी चाइना की जेंग सिवई और हुआन याक्विंग ने जीता है। Which northeast state got its second railway station after a gap of more than 100 years with the commissioning of a new facility at Sokhuvi? सोखुवी में एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस पूर्वोत्तर राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। आपको जानना चाहिए नागालैंड को लगभग 100 साल के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है और ये नई फैसिलिटी लॉन्च की गई है सोखुवी में। आपको बता दें 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया था। आपको जानना चाहिए यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने सोखुवी रेलवे स्टेशन से दोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। जो ये दोनी पोलो एक्सप्रेस है ये गुवाहाटी असम से नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश के बीच चलती है और अब इस सर्विस को सोखुवी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सोखुवी आपको बता दें कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है दीमापुर से। अब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे ट्रेन सर्विस के थ्रू, क्योंकि जो दोनी पोलो एक्सप्रेस है इसको अब सोखुवी रेलवे स्टेशन नागालैंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नागालैंड के बारे में आप जानते हैं कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है, गवर्नर जगदीश मुखी है। NASA's James Webb Space Telescope has captured the first clear evidence for which gas in the atmosphere of the planet named WESP-39 outside the solar system. नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौर मंडल के बाहर WESP-39 नाम के ग्रह के वातावरण में किस गैस के लिए पहला स्पष्ट सबूत हासिल किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको जानना चाहिए नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है काफ़ी चर्चा में रहता है। इसने एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड का एविडेंस पाया है। आपको बताना चाहिए, जानना चाहिए कि इस प्लैनेट का नाम है WESP-39b। बी शायद पीछे ऑप्शंस में छूट गया था, तो पूरा नाम इसका WESP-39b। तो ये जो है इसका जो मास है लगभग जुपिटर के क्वार्टर है और जो इसकी डायमीटर है ये 1.3 टाइम्स है जुपिटर के, और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस है। और आपको जानना चाहिए जो रिसर्च टीम है नासा की, जो रिसर्च टीम है इन्होंने वेब टेलीस्कोप का जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है इसकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबूत यहाँ पर पाया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने हाल ही में जुपिटर की काफ़ी स्टनिंग इमेजेस भी कैप्चर की है, जो कि 2 टाइनी मून्स इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको जानना चाहिए कुछ बेसिक इन्फो, क्योंकि पूछ ली जाती है, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये जो बेसिकली जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको ये बेसिक डिटेल बताई थी, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये जनरली इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को कंडक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था एरियन 5 रॉकेट से, फ्रेंच गुयाना से, और ये सन से लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर रहा है।
कहाँ पर, किस जगह पर, सेकंड लैग्रांजे पॉइंट पर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो ये वेब टेलीस्कोप है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है करीम बेंजेमा। तो देखिए रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा, इन्हें यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है एक सेरेमनी में जो कि इस्तांबुल तुर्की में हुई है। बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेरेस, इनको वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बात करते हैं कोच कैटेगरी की, तो मेंस कोच की कैटेगरी में बेस्ट जो है नामित किए गए कार्लो एंसेलोटी। और अगर हम वीमेंस कोच की बात करें तो यह है सेरेना विगमैन। अगर हम इसकी थोड़ा समराइज करें तो देखिए यूईएफए बेस्ट मेंस प्लेयर ये करीम बेंजेमा को मिला है, रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, फ्रांस से हैं। यूईएफए बेस्ट वीमेंस प्लेयर एलेक्सिया पुटेरेस स्पेन की हैं और एफसी बार्सिलोना क्लब के लिए हैं, ये खेलती हैं। बेस्ट मेंस कोच कार्लो एंसेलोटी, हाँ ये रियल मैड्रिड को कोच करते हैं। बेस्ट वीमेंस कोच सेरेना विगमैन, ये इंग्लैंड वीमेन टीम को कोच करती हैं। और अगर हम बात करें यूईएफए प्रेसिडेंट्स अवार्ड विनर, ये दिया गया है एरिगो सची को। इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप वर्किंग ग्रुप फॉर प्रमोटिंग ट्रांसनेशनल एजुकेशन। भारत और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य समूह स्थापित करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और उनके काउंटर पार्ट, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट जेसन क्लेयर। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सेम पद। देखिए बात हो रही है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की, उसके बाद लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ पर होता है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है, काउंटर पार्ट का मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ने ही एक MOU साइन किया गया है, किस लिए? टू इस्टेब्लिश अ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांसनेशनल एजुकेशन। तो इस न्यूज़ में केवल इतना ही हमें जानना है। विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स टू क्रैक डाउन ऑन द इलीगल ड्रग ट्रेड एंड आइडेंटिफाई स्मगलर्स एज नेशनल क्रिमिनल्स। किस राज्य ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार पर नकेल कसने और तस्करों को राष्ट्रीय अपराधियों के रूप में पहचानने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि इलीगल ड्रग ट्रेड जो है उस पर लगाम लगाई जा सके और जो स्मगलर्स हैं उनको नेशनल क्रिमिनल्स घोषित किया जा सके। आपको बता दें जो टास्क फोर्स है ये 3 जोन में डिवाइड रहेगी, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन। कौन कौन रहेंगे इसमें? तो देखिए जो सबसे हेड रहेंगे वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहेंगे, जिनकी देखरेख में सब चलेगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिनमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यहाँ से भी ऑफिसर्स लिए जाएंगे। बाकी हमने हाल ही में ये देखा था कि उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप बिल्ड करेगा। ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कास्लर हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू ऑफर डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज फॉर दी बैंक्स कस्टमर्स। पूछ रहे हैं कि वैश्विक एस्क्रो बैंकिंग समाधान प्रदाता कैसलर ने बैंक के ग्राहकों के लिए डिजिटल एस्क्रो सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। आपको जानना चाहिए ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैसलर, इसने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये बैंक के कस्टमर्स को डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आपको जानना चाहिए जुलाई 2021 में इस स्टार्टअप ने देश का पहला वाइट लेबल डिजिटल एस्क्रो सॉल्यूशन जिसका नाम कैसलर स्मार्ट एस्क्रो है इसको भी लॉन्च किया था। यस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं, टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। हाल ही में हमने देखा कि यस बैंक ने ONDC को अडॉप्ट करने के लिए सेलर ऐप के साथ पार्टनरशिप की है, यानी कि सेलर ऐप ONDC को ढंग से अडॉप्ट कर सके, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यस बैंक ने इसके साथ पार्टनरशिप की है। टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड एंड विच एजेंसी हैव जॉइंट हैंड्स टू सेट अप 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया।
टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड और किस एजेंसी ने भारत भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सिडबी। तो देखिए सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड टीपीआरएमजी जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है टाटा पावर की, इन्होंने दोनों ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत ये देश भर में 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करेंगे। आपको जानना चाहिए यहाँ पर सिडबी जो है ये ग्रीनी यानी कि को रिस्पॉन्सिव एंटरप्राइज इंसेंटिव ये भी प्रोवाइड कराएगा और साथ ही अपने प्रयास स्कीम या फिर प्रयास जो स्कीम है इसकी सिडबी की उसके तहत ये क्रेडिट भी प्रोवाइड कराएगा। क्रेडिट लिंकेज प्रोवाइड कराने के लिए भी असिस्ट करेगा स्टार्टअप्स को। बाकी आप जानते हैं टाटा पावर के सीईओ प्रवीण सिन्हा है, सिडबी के सीएमडी शिवा सुब्रमण्यम रमन है। हेडक्वार्टर्स आप जानते हैं लखनऊ में है सिडबी का। Which country has signed a consultancy contract with India for 2 railway projects? किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश और इंडिया ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो किस लिए किए हैं? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रॉड गेज लाइन बिटवीन खुलना दरसाना एंड कन्वर्जन ऑफ मीटर गेज लाइन इनटू अ ड्यूल गेज लाइन बिटवीन प्रबतीपुर एंड कोनिया। The world's first fleet of hydrogen-powered passenger trains was launched by which country? हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा किस देश द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है जर्मनी। आपको जानना चाहिए जर्मनी ने वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स लॉन्च किए हैं। कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ लोअर सैक्सोनी। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी कि कई सारी कारें एक साथ हैं तो फ्लीट ऑफ कार आप कहेंगे। कई सारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं, हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स लॉन्च की गई हैं, उसको कहेंगे फ्लीट। तो देखिए यहाँ पर 14 ट्रेन्स जिनमें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैं, इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये सभी फ्रेंच मैन्युफैक्चरर अल्स्टॉम के द्वारा बनाई गई हैं और ये डिजिटल ट्रेन्स को रिप्लेस करेंगी। ICRA हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ एज माफ़ कीजिएगा ICRA हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ वट % फॉर द क्वार्टर फर्स्ट फिजिकल ईयर 23। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इंग्लिश में यहाँ पर। ICRA ने क्वार्टर फर्स्ट अप्रैल जून फिजिकल ईयर 23 के लिए भारत की GDP वृद्धि को कितने % के रूप में अनुमानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी आएगा 13%। तो हाउ मेनी नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे ICRA हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ एज वट % फॉर द क्वार्टर फर्स्ट फिजिकल ईयर 23। तो देखिएगा इंडिया की जो GDP ग्रोथ है, अगर हम उसको फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फिजिकल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 13% रहेगी, ऐसा ICRA ने बोला है। और आपको जानना चाहिए जो हमारा क्वार्टर 4 रहा था फिजिकल ईयर 22 का, उसमें 4.1% थी और यहाँ पर फिजिकल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए बताई गई है 13%। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने प्रोजेक्ट किया था क्वार्टर फर्स्ट में 16.2% रहेगा, तो इससे तो कम ही है। जो ICRA ने बताया इससे कम बताया है, 13% बताया है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 16.2% बताया था। क्वार्टर फर्स्ट फिजिकल ईयर 23 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। साथ ही इसने बताया कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ रहेगी भारत की वो 12.6% रहेगी। और आपको जानना चाहिए ICRA ने बताया है कि फिजिकल ईयर 23 के क्वार्टर 1 में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी वो सर्विस सेक्टर में देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर। आपको ये जानना चाहिए जो ये ICRA है ये एक पब्लिक कंपनी है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर्स है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? अदिति नायर। क्रेडिट स्विस नेम्ड विच पर्सन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्रेडिट स्विस ने किस व्यक्ति को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है दीक्षित जोशी। तो देखिए स्विट्जरलैंड का सेकंड बिगेस्ट बैंक क्रेडिट स्विस, इसने दीक्षित जोशी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है और फ्रांसिस्का मैकडोनाल्ड इनको ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। इससे पहले ये उलरिच कोर्नर इनको चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर चुके हैं। On August 27, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the iconic Atal Bridge on the Sabarmati River in Gujarat's Ahmedabad city.
व्हाट्स द लेंथ ऑफ द ब्रिज। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 300 मीटर्स। तो आप ये देख रहे हैं डिजाइन थोड़ा ट्राइंगल टाइप का है। देखिए अटल फुट ओवर ब्रिज, इसको गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती रिवर पर, जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहाँ पर इस ब्रिज को इनोग्रेट किया गया है। ये क्या है? एक पेडेस्ट्रियन ट्रस ब्रिज है। ट्रस ब्रिज का मतलब होता है, देखिए ट्रस स्ट्रक्चर वो होता है जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हो। आपने अभी पीछे देखा ना, जो उसके जोड़ वगैरह बने हुए हैं जिससे जो पूरा बीम वगैरह डले हुए हैं वो ट्राइंगल फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं ट्रस ब्रिज। आपको बता दें, इसको अहमदाबाद का जो काइट फेस्टिवल है उत्तरायण, इससे इंस्पायर्ड है ये ब्रिज। आपको जानना चाहिए 21 मार्च 2018 को इस स्टील फुट ओवर ब्रिज को अप्रूव किया गया था और ये साबरमती रिवर के दोनों ही बैंक्स को, तटों को जोड़ता है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसका नाम हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर रखा। उनकी बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर 2021 को। 27 अगस्त 2022 को इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट कर दिया गया है। देखिए जो इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ना कि किस दिन इस चीज़ को लॉन्च किया गया, ये भी पूछ ले जाते हैं। फिलहाल तो हमें ऐसा लगता है कि अगस्त चल रहा है तो ठीक है, कल की लॉन्च किया, परसों लॉन्च किया, लेकिन जब एग्जाम आ जाता है 2-3 महीने बाद तो कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ब्रिज है ये सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज इसके बीच में लोकेटेड है। इसको स्तूप कंसल्टेंट्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया है, मुंबई बेस्ड फर्म है, और इसको बिल्ड किया गया है P&R इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 300 मीटर्स है, और अगर हम इसकी वाइट की बात करें कितना चौड़ा है तो 10 मीटर्स टू 14 मीटर्स। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDTV, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड? Kais Saied is the president of which country? Tunisia. When did India host the Non-Aligned Movement Summit? 7 to 12 March 1983. The Duleep Trophy is a tournament played in which sport? Cricket. Which bank has opened its first all-women branch in Kerala at Calicut? STFC. The Madhavan Star biopic Rocketry portrays the life of which ISRO scientist? Answer is Nambi Narayanan. In its communication on August 23rd, the Ministry of Health and Family Welfare stated that tomato flu is a clinical variant of hand, foot and mouth disease. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैस्पर रोस्टेड इज द CEO ऑफ विच कंपनी? ये न्यूज़ में हाल ही में, इसलिए आपसे पूछा गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द भारतीय जनता पार्टीज UP प्रेसिडेंट? In 2008, author Salman Rushdie received the Booker of Booker's Prize for which one of his books? Which state government is planning to launch an online monitoring system for medicines for hospitals? Who is the next senior most judge in the Supreme Court after 49th CJI UU Lalit and is believed to be in line to be the next CJI? Which portal has been launched by the Union government to bring together all the awards of the various ministries of the government under one platform? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। स्पीकिंग एट द नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जस्टिफाइड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कन्वर्ट 29 लेबर लॉज इनटू हाउ मेनी सिंपल लेबर कोड्स? साथ ही करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।